अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलिए, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। कृपया करके आप थोड़ा सा फोकस आप रखिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे अपन। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कॉन्सेप्ट फिक्स होते हैं, कुछ चीजें हमें क्वेश्चन से सीखने को मिलेंगी और बहुत कुछ चीजें हमें थ्योरी से सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आइए अब थोड़ा सा फोकस रखना। अब हम थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं कॉन्सेप्ट से। हमने अपने अभी तक प्राइस कंजम्पशन वाले कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, अब हम आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड सेविंग। आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये आय होती है, ये आपका व्यय होता है, खर्चा, और ये आपकी बचत होती है। ठीक है, अब आप सिंपल सी बात है, जब भी आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हो, अक्सर आपको ये पता रहता है कि जो इनकम हो रही है वह हमारी दो चीजों से मिलकर बनती है, हमारे खर्चे और हमारी बचत। इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तब जाके आपको पता चलता है कि आपके पास कितना रुपया है। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। चलिए सबसे पहले हम आज सीखेंगे, सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर व्यय पर आधारित प्रश्न। यानी कि अब जब इनकम एक्सपेंडिचर की बात होती है ना, तो व्यय पर आधारित प्रश्न अलग से बनते हैं। ऐसा क्यों सर, मैं बताता हूँ। अक्सर ऐसा होता है जैसे कि खर्चा भी तो अपने आप में 100% ही होता है। आप इस चीज को नोटिस करो, जब मैं किसी भी चीज के बारे में बोल दूं कि यार उसके पास 5 रुपए हैं, तो उसके पास 5 रुपए हैं, उसकी जेब में टोटल राशि का 100%, ऐसे मैंने बोल दिया। तो आप किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को 100% बना सकते हो, आप किसी भी चीज को 100% मान सकते हो। अगर मैं अब खर्चे की बात करूंगा तो जो खर्चा होगा वो ओवरऑल 100% होगा। अगर मैं इनकम की बात करूंगा तो वो 100% होगी। अगर इनकम की 100% की बात करोगे तो एक्सपेंडिचर और वो सेविंग में स्प्लिट होगी। अगर खर्चे की बात करोगे तो वो खर्चे में स्प्लिट होगी। ये बात आप समझो। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं समझ में आती है, जब मैं बताऊंगा तो और अच्छे क्लियर हो जाएगा आपको। देखो कैसे, जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति क्या करता है सर, वह व्यक्ति खाने पर 10% का खर्चा करता है, और ट्रैवलिंग पर 15% का खर्चा करता है, और क्या कहते हैं, शॉपिंग पर 5% खर्चा करता है, और बाकी के वो सेविंग करता है। तो आप बस मुझे ये बताओ कि जब ये खर्चा हो रहा है, जब ये खर्चा हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि सर आपके पास खर्चा करने के लिए जो भी धन था वो आपकी इनकम भी थी। आप बोल सकते हो ना? बोले यस सर, बिल्कुल बोल सकता हूँ, और इसमें से ये खर्चा आप कर रहे हो। तो एक्चुअल में जो आपके पास पैसा है आप खर्च कर सकते हो सारा, लेकिन ये आपने अपना खर्चा बता दिया कि भाई मैं इतना आपका खर्चा करता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है भैया, तो कितना खर्चा हो गया कुल मिलाकर? अगर आप खर्चे को काउंट कर रहे हो तो 30% हो गया, तो फिर आपने पैसा कितना बचा लिया अपने पास? आप तुरंत कह दोगे कि यार ऐसी बात है कि बचत हो गई 70%। बार बार मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा क्योंकि सेविंग को आप समझ जाना कि बचत होती है।
जो जिसमें सर 41.5% आ रहा है सर। किसमें? ये सर एक्सपेंडिचर जो आप एक्सपेंडिचर बताया और एक सेविंग दो बताया ना आपने सर। आप नीचे वाले पर ही हैं, इस वाले पर ही हैं? यस सर, यस सी पर हूँ। क्या बोल रहे हो बताओ? सर कॉर्नर पर जो सर आपने सेविंग वाला बताया 50% का 83% निकाला सर। बिल्कुल। यस सर, यस सर इसका ये नहीं समझ में आया सर, ये कैसे निकाला? देखो, आपके पास खर्चे करने के लिए कितनी राशि है? सर 100% है। कहाँ है? 50% है, 100% में। 100% तो हमने इनकम मानी है। यस सर। एक्सपेंडिचर अपना 50% हो गया, ये बोला गया कि 50% खर्च करता है, यस सर, और 50% आपका सेविंग हो गया, वो साइड में रख दिया आपने। यस सर। वो तो खर्च होगा ही नहीं, ये आपने मान लो वाइफ के पास रखवा दिया। यस सर, ठीक है, अब ये 50% है, आप इसको लेकर आप बाजार में गए, यस सर। तो उसमें आप 10% खर्च कर रहे हो, 5% कर रहे हो, 2% कर रहे हो, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है उस खर्च में 50%। 50% में से, तो 50% में से ये हमने कंटिन्यूअस पे किया है। यस सर, अगर इसमें भी बीच में रिमेनिंग होता तो बात अलग हो जाती, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। यस सर, यस सर। अभी मैंने बस बोला कि 10% ऐसे, 5% ऐसे, 2% ऐसे, तो ये जो तीनों परसेंटेज है ये किस पर अप्लाई हो रहे हैं? 50% पर। 50%। तो कितना हो गया टोटल खर्चा? 17%। 17% हो गया। तो 17% अगर 50% में से भी 17% आपने खर्चा ही किया है, राइट? तो हमारा फोकस कहाँ है? सेविंग। सेविंग सर। तो 17% आपने 50% में से भी 17% खर्च किया है, तो 50 में से 83 फिर बचा हो गया। यस सर, यस सर, समझ में आ 83 फिर बच गया, और ये जो 41.5 आया है ये उस 100% का हिस्सा है, हिस्सा है। यस सर, इनकम का हिस्सा है ये 41.5, जो भी आपने बचा लिया। यानी कि अब आपका दिमाग चल गया कि 50% जो खर्चा लेकर गए थे उसमें से आपका केवल ओवरऑल 8.2% ही हुआ है। 8.5% का कम। ओवरऑल यस और सर, 41.5 आपका क्या हुआ है? बचत हो गई। बच गया। वो ये बचत साइड में रखवा दिया, तो कुल बचत आपकी 91.5 है टोटल इनकम में। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। क्लियर? यस सर, थैंक यू। सबको क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया एक एक चीज? आइए नेक्स्ट, चलिए। नहीं, रेशो द्वारा कैसे कर सकते हो यार तुम? मतलब कहां जा रहे हो? आप चाहते हो कि 5%, 102 कैसे लगाओगे रेशो? पॉसिबल नहीं है इस वे में, जाना पॉसिबल नहीं है इस वे में। जाने को तो जा सकते हैं, लेकिन कहां फंस जाओगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ठीक है, आगे चलें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक व्यक्ति है सर, एक व्यक्ति है, वह अपनी इनकम में से 60% खर्चा करता है, ठीक है? शेष का 20% बैंक में जमा करा देता है। तो बताइए, रिमेनिंग इनकम जो उसके पास है, भाई बात समझ में आ रहा है? रिमेनिंग इनकम बोल लो या सेविंग बोल लो, बात वही है। तो लैंग्वेज कैसे भी बदल सकती है, तो क्वेश्चन को समझकर करना है, ठीक है? अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, क्या मैं यहाँ मैं सक्सेसिव केस लगा सकता हूँ? यस, वी कैन अप्लाई सक्सेसिव केस। यहाँ आप सक्सेसिव केस लगा सकते हो। सर कैसे लगाऊंगा? मैंने कहा कि यार 60% मेरा एक्सपेंसेस है, तो 60% का मतलब होता है 5 में से 3 एक्सपेंस हो गया, तो 2 ही बचा। भाई 3 तो आप खर्चा उड़ाया है, आपको उड़ाया है 3, अब आपके पास ये 2 ही बचा हुआ है। अब जो शेष का रिमेनिंग वाले पार्ट पर ही तो आप 20% बैंक में जमा कराओगे। अब ये 2 हिस्सा है, उसी का ही तो 20% आप जमा कराओगे, यानी कि 5 से 4, भाई 1/5 हिस्सा जमा करा दिया, तो 5 में से 1 करा दिया, तो अभी भी 4 बच गया। तो बस, यानी कि यहाँ आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सर 25 अगर मेरी टोटल इनकम है, तो 4 दूनी 8 मेरा क्या है? अभी भी रिमेनिंग इनकम है। आप बोल सकता हूँ अभी मेरे पास सेविंग है 8, हालांकि बैंक का भी सेविंग ही होता है, लेकिन अभी मेरे पास है ये 8 रेशो, इन टर्म्स ऑफ रेशो, ये अभी मेरे पास जेब में है, मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि कितना परसेंटेज आपका सेविंग आपके पास है, परसेंटेज सेविंग आपके पास है, बताओ। तो आप ये कहोगे सर मेरे पास अभी 8 है, वो भी टोटल 25 के रेस्पेक्ट में इनटू 100, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तुरंत आ जाएगा 32%, और होप सो कि आप सभी का यही आंसर आ रहा हो। ठीक है, क्लियर है? चल, तो 32% अगर अभी आपके पास है, यानी कि 68% आप अभी तक दिखाने लगा चुके हो। पिंटू कह रहा है सर न्यू बैच कब से होगा सर, प्लीज हेल्प। पिंटू ये बैच नया ही है, अब हर 2 दिन में नया बैच थोड़ी चालू होता है ना? 4 क्लास इसमें हुई है कुल में, अब तुम्हें नया बैच चाहिए। चलिए, क्लियर है माय डियर? चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? सक्सेसिव केस कब लगता है? लिखाया
जाएंगे तो 7, और इस पर 30% अलग से, तो यहाँ इस 7 पर 30%, 10 से 7। सर गुरुजी क्या करूंगा? मैंने कहा भाई देख 1000 है तो कितना आ रहा है सर? 9 7 63, 63 इंटू 7, 441। ठीक है, तो इतना क्या हो रहा है सर? 44.1% तो आपकी सेविंग हो गई, और इस 100 में से घटा दो, बचा कितना? उतना खर्चा हो जाएगा 55.9। भाई मजा आ गया नहीं आ गया ये बता दो आप। आपको पहचान हो गई कि कैसे सक्सेसिव लगता है, अब पता लग गया कि भाई जो आपके दो रिमेनिंग पर भी दो हो रहे हैं ना, तो उनको भी एक साथ लेना है, तब आप वो रेशो बना पाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर। लास्ट में 7 कैसे आया? लास्ट में 30% है ना, तो जो ये बची हुई राशि है उस पर 10 में से 7 बच गया, हम बचा हुआ भाग लिखते हैं यहाँ पर, खर्चा तो बीच में हो गया ना 3। अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो। अंकिता कह रही है सर किसी दूसरे मेथड से बता दो। दूसरे मेथड से देख लो अंकिता। जैसे कि मान लो 100% था, अब 100% में से 10% तो डायरेक्ट घटेगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट के लिए है, क्योंकि 100% पर है तो डायरेक्ट 10% घट गया 90। चलो अब ये आपका बचा हुआ हिस्सा है, तो इस बचे हुए हिस्से पर आप क्या कह सकते हो? इस रिमेनिंग पर 20% रेंट पर 10% ये, तो रिमेनिंग पर 30% खर्चा हो गया, तो कितना बचेगा? 70%। भाई 30% खर्चा कर चुके तो 70% बचा, तो 63% बच गया। अब ये 63% जो रिमेनिंग है उस पर 30% आपका क्या हो रहा है? एंटरटेनमेंट पर जा रहा है, कितना बचेगा? 70%। कितना आ रहा है? 44.8। तो ये फाइनल आपका ये बचत है, फाइनल। तो फाइनल बचत आपकी कितनी है, तो आपका खर्चा कितना होगा? 55.9। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैं बता दूं, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कौन करता है, देखता हूं। 16 सही 2/3% एक दोस्त को दे दिया, ठीक है। 12.5% दूसरे दोस्त को दे दिया। निहारिका कह रही है सर थ्योरी क्लास कब लेते हो? निहारिका क्या चल रहा है ये थ्योरी कैसे होती है? कोई मैं कोई गणित तो पढ़ाता हूँ, मैं जीके थोड़ी पढ़ाता हूँ, इसी को तो थ्योरी कहते हैं। अभी मत बोल देना सर डर गए, ऐसा नहीं है ना। मैं तो बता रहा हूँ भाई मैं थ्योरी ही पढ़ा रहा हूँ। चलिए दूसरे दोस्त को, ठीक है, रिमेनिंग का 30% थर्ड दोस्त को। तो बताओ भाई ओवरऑल सेविंग क्या है, खर्चा क्या है, सब बता दो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन करना पड़ेगा तो कैसे करोगे बताओ। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ सर, क्या आप यहाँ 100% में से डायरेक्टली घटा सकते हो क्या? नहीं है, चारा चारा है ही नहीं। चलिए कैसे करोगे बताओ। तो मैं कहता हूँ सर ये 1/6 है, मैं कहता हूँ ये 1/8 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये तो टोटल पर जा रहा है, इनको अगर आप जोड़ोगे तो 8 और 6 14, 14/48 यानी कि 7/24। किसी को कोई दिक्कत? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 24 में से 7 को सीधा सीधा उड़ा दो, 24 में से 7 उड़ा दोगे तो 17 बचेगा। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? क्या मैं अब सक्सेसिव लगाऊं? वैसे तो नहीं कर पा रहा था, क्या मैं अब सक्सेसिव लगाऊं? यस अब लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिमेनिंग आ गया ना। तो ये तो टोटल खर्चा है, एक साथ में है और 100% पर है, तो इसलिए कहता हूँ रेशो मेथड कितना उपयोगी है। देखो आप 30% ये तो 10 से 7। अब आप देख लो 240 अगर आपकी इनकम है तो 17 सबसे 119 आपका क्या है? खर्चा है। तो आप निकाल सको, सॉरी बचत है। तो ये अगर आपकी इनकम है तो ये आपकी बचत है, आप सॉल्व कर लो। हाँ हालांकि बहुत खतरनाक परसेंटेज आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपने निकाल लिया इतना ही बहुत क्लियर है। आपका 17 कैसे आया? 17 कैसे आया? 24 में से 7 खर्चा करोगे तो क्या आएगा राहुल? बुद्धि लगा ले यार, बता के क्या कर ले जाओगे बताओ मेरे को राहुल। हैं पिंटू को क्या हो गया? 4 दिन से ट्राई कर रहे हो पिंटू यार, अब डिक्लाइन कर देगा देखना। हेलो हाँ गुड आफ्टरनून सर। तो आप कल से 4 बार ट्राई कर चुके हो। सर हमारी प्रॉब्लम नेटवर्क इशू था सर हमारी 4 गाड़ी छूट गई सर। पिछले वीडियो देख के रिकवर हो जाएगा सर? अरे वाह, और कैसे होगा? वीडियो से होगा और क्या? सर मुझे पता नहीं चला, मैं न्यू बैच ज्वाइन हुआ सर कल ही, तो मैंने देखा कोई बात नहीं, तो आप भाई सर मतलब इसका कोई डाउट का कोई आंसर भी नहीं है, मैं क्या बोलूं? मुझे सी बात है, वीडियो देखकर ही होगा जो आपको लगे वो आप होगा देख सकते हो, एक बार देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा सर। जी थैंक यू सर। हाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? आइए, इनकम एक्सपेंडिचर का ये वाला पार्ट आपका कवर हो गया। अब आपको तकलीफ नहीं आएगी कब सेविंग, कब आपको
20 साल से अधिक, मोर देन 20 ईयर, मोर देन 20 ईयर के 40% स्टूडेंट हैं, 40% है, ठीक है। इसमें 20 साल से कम लेस देन 20 ईयर के 40 स्टूडेंट, 40% स्टूडेंट हैं। स्कूल में 20 साल के स्टूडेंट का शादी करा दिया जाता है। गुल्लू घुस हो गया है गधे से। एक लाइन जोड़ दूंगा मैं भी। स्कूल में 20 साल के स्टूडेंट का शादी कराया जाता है, जिसमें 60% स्टूडेंट का शादी हो जाता है। तो बताओ कितने परसेंट शादीशुदा नहीं है? आशीष कह रहा है सर आपको जेल हो जाएगी 21 साल, 21 साल पर शादी करनी है। चलिए, हमने तो मेंशन ही नहीं किया ना यहाँ पर, हम तो सेफ हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हमने लड़का लड़की कुछ लिखा ही नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोला गया है सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में 20 साल से अधिक या 20 साल का कोई यूज नहीं है। आप में से कई सारे बच्चे अगर बाहर से मतलब ऑब्वियसली बात है, आप आ रहे हैं, आपको ये लगता होगा कि सर 20 साल का यूज बता दो। 20 साल का कोई यूज नहीं है, ये एक पैरामीटर बता रहा है कि यार 3 तरह के यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो कि 20 साल से अधिक हैं, 20 से अधिक, 20 साल और 20 साल से कम। ये अगर आपके 40% है तो बात कितनी आ जाती है कि सर ये भी अगर 40% है तो कुल मिलाकर ये 20% होंगे, क्योंकि ओवरऑल की बात ही हम कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 20 साल की शादी कराई जाती है, तो क्या 20 साल और 20 साल से ज्यादा दोनों इंक्लूड नहीं होंगे क्या? तो 60% छात्रों में से 60% स्टूडेंट की शादी हो जाता है, तो 60% में से 60% का हो जाता है, क्योंकि 20 साल से ज्यादा वाले की करा दी जाती है। अब तो 20 से ज्यादा उनकी भी हो गई है, तो कितने शादीशुदा है? ठीक है, 60% है। और कितने शादीशुदा नहीं है? देखो तो सर यहां से आ गया 24%, नॉट मैरिड। आपका आंसर कितना होगा? तो कितने प्रतिशत शादीशुदा नहीं है? 24 और 40, 64%। मजा आया नहीं? ऐसा बोल सकते हैं कि सर 36% है, बिल्कुल सही है। और कितने नहीं है? 20 से ज्यादा थोड़े बोला है। 20 से ज्यादा 20 से होके नहीं गया होगा क्या? स्कूल में करा दी जाती है, स्कूल में प्रावधान ही नहीं है कि 20 साल के स्टूडेंट का शादी कराया जाता है। स्कूल में यही एक प्रावधान है कि 20 साल के स्टूडेंट का शादी कराया जाता है। तो जो 20 साल से ज्यादा का है तो वो तो शादीशुदा होगा ही ना, अगर वो स्कूल में पढ़ रहा है तो।
20 साल से ज्यादा वाले 40% और 20 साल के 20%। भाई तीन तरह के तो बच्चे होंगे, और तो कोई बच्चे हो नहीं सकते ना भाई। आप इन तीनों क्राइटेरिया में 100% बच्चों को एग्जीक्यूट करा सकते हो। कुछ 20 साल से कम है, 20 साल से ज्यादा है और 20 साल के 100 में से घटा दो। चलिए अब आगे चलते हैं। आइएगा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट लॉजिक। देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग पर परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट का क्या लॉजिक है। एग्जांपल देता हूं पहले। ठीक है, मैं बोलता हूं कि एक व्यक्ति 20% क्या करता है, खर्चा करता है। ठीक है, 20% खर्चा करता है। तो आप बस मुझे ये लिखो, और ये 20% किसका है, इनकम का है ऑब्वियसली, और किसी का तो खर्चा नहीं होगा। आप बस मुझे ये लिख के बताओ, इनकम को कैसे लिखोगे, एक्सपेंडिचर को कैसे लिखोगे, सेविंग को कैसे लिखोगे। तो मेरे पास दो तरीके हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप इनकम को 100 मान ही रहे हो तो आप खर्चे को तो 20 लिख सकते हो और सेविंग को आप 80 लिख सकते हो। ये तो मेरा परसेंटेज वाला केस है। क्या मैं इसको रेशो में भी लिख सकता हूँ? यस, मैंने इसको रेशो में लिखा तो इसको मैं 5 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 लिख सकता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि जो भी इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से मिलकर बनती है। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोले नहीं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा बोल दिया जाता है कि भैया इनकम में 20% की वृद्धि कर दी जाए। सुनना बात को, इंक्रीमेंट 20% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए। ओके, एक्सपेंडिचर में 10% की कमी कर दी जाए। सुनना बात को, तो सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस एक्स को निकालो, ये आपका इफेक्ट है। इफेक्ट क्या
इधर इधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो ये इधर जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव कैसे आ सकता है, पॉजिटिव आएगा पहली बात तो। लेकिन ये मेथड देखो आप पहले तो कितना हैवी मेथड है, ऐसे थोड़ी करना है यार। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर इंक्रीमेंट हो तो डायरेक्ट 20 से गुणा कर दो, कमी हो रही है तो डायरेक्ट करो ना, क्योंकि जब भी आपको इफेक्ट आएगा तो आपका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। और डायरेक्टली अब आपके सामने क्या आ रहा है 27.5 डायरेक्ट रेशो पे। सर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें देखो कितनी कैलकुलेशन फंस गई। सर 180 माइनस 18 क्यों नहीं हुआ? अरे भाई माइनस का इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, इधर प्लस होगा, प्लस होगा ना, प्लस होगा शायद, गड़बड़ कर दी मैंने, तो माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सही है क्या? नहीं मतलब 20 का 90% निकाला मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक ठाक, ठीक है, ओके ओके सही है, ओके, क्योंकि मैंने तो वो प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो पहले से हमने 18 निकाला है, 18 तो हमारी वैल्यू है भाई, 20 का 10% घटाकर ऑलरेडी 18 घट गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे कि ये आपको बहुत लेंथी पड़ेगा, आपको अगर इनकम एक्सपेंडिचर के लिए क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट मेथड से करिए, डायरेक्ट मेथड। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, आप पूरे दिन में सीख जाओगे अपने आप यार। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, मैं बोलता हूँ कि 37.5% एक्सपेंडिचर है आपका। पहले तो मैंने ये कंडीशन दे दी 30.55% एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये मैंने कंडीशन दे दिया आपको। मैं बोलता हूँ इनकम में 20% का इंक्रीमेंट कर दिया और एक्सपेंडिचर में 30% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो आप मुझे बताइए सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डायरेक्टली बताओ और आंसर निकाल के दिखाओ। डायरेक्ट 20 और 20 का गुणा करना है, कुछ करना ही नहीं है और। तो आप पहले मुझे बताओ कि इनकम का रेशो क्या होगा, एक्सपेंडिचर का रेशो क्या होगा और सेविंग का रेशो क्या होगा। चलो बताओ सर, ये 3/8 होता है, 8 अगर आपकी इनकम है, 3 आपका एक्सपेंडिचर है, तो 5 आपकी सेविंग हो गई। यही लॉजिक है। अब क्या करूं सर, 20% की वजह 20 गुणा कर दो, डायरेक्ट 20 गुणा कर दो, बिना बिना कुछ देखे कर दिया। एक्सपेंस में 30% तो 30 का गुणा कर दो, ये लो, ये x का गुणा कर दो। अब सॉल्व कर लो, 160 में से 90 घटा दिए बटे 5, कितना आ रहा है 14%। अब आप चाहे चेक कर लो, 14% क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि बचत भी आपकी बढ़ जाएगी। बचत घटेगी नहीं, बचत बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ये तो बहुत आसान हो गया। सर हम तो चेक करना चाहेंगे, कर लो, चेक करवा देता हूं दूसरे मेथड में। जैसे अब फिर से देखो 3/8 है, तो क्या करोगे आप, यही तो कहोगे कि सर मेरी इनकम 800 है, एक्सपेंडिचर 300 होगा, इनकम सेविंग 500 होगी। बोलो सही कह रहा हूं ना? हाँ ठीक है। अब 800 में कितना वृद्धि होगी 20% की, 800 का 20% 160, तो 960 हो गया। 160 बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो, 30% निकालो, 3 या 90 तो 390। तो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। चलो ठीक है सर, मान के बात। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि भाई ये निकालना है तो इसको भी साइड में रखो। आप ये देखोगे सर यहाँ कितना आ रहा है 960 माइनस 390, तो पता लग जाएगा ना कि सेविंग कितनी आ रही है। तो यहाँ सेविंग निकालो आपको, डायरेक्ट तरीका, पूरी 570 आ जाएगा। अरे वाह यार गजब, कितनी बढ़ गई 70, इसके रेस्पेक्ट में 500 के रेस्पेक्ट में इनटू 100 कितना आ रहा है 14% का इंक्रीमेंट आ रहा है। यहाँ भी वही आ रहा था, वहाँ भी वही आ रहा है। सर इसमें इनकम क्या होगी, एक्चुअल बात ही नहीं कर सकते ना यहाँ पर। एसपी सनेट एक्चुअल इनकम एक्चुअल एक्सपेंडिचर उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, और ना ही हमारे पास एक्चुअल डेटा है। कहाँ है डेटा, बता दो। परसेंटेज है ना ये तो एक्चुअल डेटा की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात है। अगर कोई डेटा हो तो हम एक्चुअल की बात भी करें, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। परसेंटेज में तो परसेंटेज में एक्चुअल वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे जब प्रॉफिट लॉस देखोगे तो कई जगह अपन क्या करेंगे, उस डेटा का यूज ही नहीं करेंगे, रेशो से निपटा देंगे, ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया सब 70 कैसे आया? पता नहीं यार 70 कैसे आया मेरे को। तो सेविंग पहले 500 थी, अब 570 हो गई, कितना इंक्रीज हुआ ये निकाल के बता दो बस, अपने आप पता लग जाएगा। ध्यान नहीं दोगे तो कहाँ से आएगा समझ में तुम्हारे यार। सर 800 300 500 कहाँ से, इस 8 5 8 3 5 को 800 300 500 लिख दिया, रेशो में है, कुछ भी लिख सकते हो, है ना? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग आपका आंसर देना, ठीक है? एग्जांपल इनकम का कैसे कैसे क्वेश्चन, हाँ इनकम का कितना परसेंटेज सेविंग है, ठीक है? इनकम में 30% की कमी, डिक्रीमेंट हो गया, और एक्सपेंडिचर में 20% का इंक्रीमेंट हो गया, तो सेविंग पर क्या इफेक्ट होगा?